क्या जामिया से पढ़ाई करना ही इस देश में आतंकवादी होने का सबूत है? आज ये पुलिस और प्रशासन सीधे सीधे मालिकों के सामने झुक के उनकी सेवा कर रही है। हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग तो खुद बोल रहे हैं कि उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। इस पूरे मामले में यूपी की पुलिस जिम्मेदार है। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार जो ये बेगुनाहों को कैद करके रखी है उनको छुड़ा ना ले। हमारे देश में एक कहावत है कि 10 बेगुनाह छूट जाए पर कोई एक बेकसूर नहीं परेशान होना चाहिए, लेकिन लगता है ये सिर्फ एक कहावत बनकर रह गई, क्योंकि हकीकत इसके पर है। आप सबको उत्तर प्रदेश एनसीआर नोएडा एनसीआर में जो प्रदर्शन हुआ वो तमाम याद होगा, किस तरीके से मजदूर वर्ग बाहर सड़कों पर आया, परेशान हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के एक अलग ही थ्योरी गढ़ दी कि पाकिस्तान और नक्सलवाद इसमें है, लेकिन अब इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां हो रही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। ऐसे में सवाल यह है कि अब ये कहावत पलट गई है, क्योंकि बेकसूर लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। हम इस समय जंतर मंतर पर, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक प्रदर्शन जारी है, उन तमाम लोगों की रिहाई के लिए, उनके जस्टिस के लिए। ये यहाँ पर देखिए अपने आर्टिस्ट तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, रिलीज़ इलीगल अरेस्ट। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए कि यहाँ पे छात्राएं हैं, आप भी एक एक्टिविस्ट हैं, और ऑफ कैमरा पता चला कि आप भी कहीं ना कहीं इस इलीगल अरेस्ट में पूरी तरीके फंसे। क्या पूरा मामला, जैसे मैंने कहा, देश का कानून कहता है कि एक भी बेकसूर जो है परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कहावत अब उल्टी हो गई है। अब कहावत ये हो गई है कि देश के जितने ऐसे लोग हैं जो भगत सिंह की विरासत को मानते हैं, जो लोगों के लिए खड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनको जेल हो जाए। रेपिस्ट, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम, ये मौज में घूमे। ये आज की सच्चाई हो गई है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बताती हूँ। 18 अप्रैल की बात है। 18 अप्रैल को मेरे दोस्त हैं, वो पढ़ाने आते हैं, हम लोग जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हार्ट के पेशेंट हैं। उनका 2 घंटे से फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं उनके घर पे गई कि क्या हो गया है, क्योंकि पहले से ही पता था कि वो तबीयत उनकी ख़राब रहती है, और मुझे फ़िक्र हुई। मैं उनके घर पे गई कि क्या हो गया, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, वो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। जैसे ही मैंने बेल का दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से 4-5 विदाउट ड्रेस में लोगों ने मुझे खींच के अंदर कर लिया। इससे पहले कि मैं पूछती कि आप लोग कौन है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले मुझे अंदर किया। उसके बोला कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना फ़ोन दो। मैंने उन्हें अपना आधार कार्ड दिया, अपना फ़ोन दिया। उन्होंने मेरा नाम देख के, मेरा नाम नौरीन है, उन्होंने मेरा नाम देख के मेरी पहचान के आधार पर पहला कमेंट किया कि तुम बांग्लादेशी हो क्या। आपका नाम देखिए, हाँ, क्योंकि मुस्लिम नाम है और इस तरह से आपको कहा गया। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि तुम बांग्लादेशी हो क्या। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस देश में रहती हूँ, मेरा नाम नौरीन है। फिर उन्होंने 3-4 बार मुझे बांग्लादेशी 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 कमेंट करके फिर मुझे बैठने को कहा। मैंने कहा कि सर, मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट ये बता दीजिए कि आप कौन है, अपना आई कार्ड दिखा लीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपके घर में भी कोई विदाउट ड्रेस में आएगा, बिना नेम प्लेट की गाड़ी में आएगा, और ये कहेगा कि मैं यूपी पुलिस का हूँ या दिल्ली पुलिस का हूँ। आप नहीं भरोसा करेंगे आज की जो चीज़ें होती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दिखा दो, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने धमका कर चुप करने को, मेल पुलिसकर्मी ने मुझसे ये कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, अगर अभी तक कोई और होता ना तो उसको 3-4 थप्पड़ लगाए रहते। अभी लड़की हो इसलिए, हाँ, अभी लड़की हो इसलिए तुमको छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो खुद को क्लेम कर रहे हैं कि वो यूपी STF के लोग हैं। फिर मैं चुपचाप वहाँ बैठ गई। फिर मेरा फ़ोन उन्होंने अनलॉक कराया, फिर उनको जो सर्च करना था उन्होंने सर्च किया, फ़ोन फिर उन्होंने अपने पास रख लिया। आज के दिन में भी मेरा फ़ोन, मेरा आधार कार्ड उनके पास है, मुझे कोई सीजर मेमो नहीं दिया गया है, और मुझे डर है कि मेरे फ़ोन में कुछ चीज़ें ऐसी ट्रांसप्लांट करके मुझे फंसाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से हमें बिना कुछ बताए नोएडा ले जाया गया। हमें ये उम्मीद थी कि अगर ये अपने आप को पुलिस क्लेम कर रहे हैं तो ये हमें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, लेकिन ये हमें पुलिस स्टेशन नहीं ले गए, हमें किसी अनजान जगह पे ले जाया गया। हम 2 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। वहाँ से हमें 5 लोग को उठाया था, ठीक है। उसके बाद हमारा लैपटॉप, जो जिनके पास टैब था उनका टैब, सब कुछ लेके गई वहाँ पे। हमें किसी अनजान जगह पे 8 घंटे तक हमसे पूछताछ की, बिना किसी महिला की उपस्थिति के।
यहाँ से उनके साथ महिला कांस्टेबल आई थी एक, पर वो सिर्फ नाम मात्र की थी क्योंकि उनका कोई इंटरवेंशन नहीं था। हमें तो पुलिस वालों ने हमारे गेट से ऐसे धक्का दे के बोला कि जाके बैठ जाओ चुपचाप गाड़ी में। मैंने हैंडल किया मुझे और मेरी दोस्त को, जिनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और अगले दिन उन्हें चंडीगढ़ जाना था कैंसर के डॉक्टर को दिखाने के लिए, बट उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी ले गए वहाँ पे 8 घंटे तक, जबकि वो यहाँ की है ही नहीं, वो बिहार की हैं, वो बस इलाज कराने आई थी। और वहाँ छात्र हैं, पढ़ाती हैं, आप क्या करती हैं? कौन से कॉलेज से पढ़ी? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया अपना, और अभी मैं शाहबाद डेरी में वर्किंग क्लास एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे महिलाओं को पढ़ाती हूँ, वहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। हम लोग लाइब्रेरी रन करते हैं। उसके बाद वहाँ उन्होंने मुझसे सवाल किया, मेरे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा जामिया से क्या कनेक्शन है। मैंने कहा मैंने जामिया से कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि मैंने जामिया से पढ़ाई की भी होती तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या जामिया से पढ़ाई करना ही इस देश में आतंकवादी होने का सबूत है? नहीं है ना। अगर फिर उन्होंने पूछा कि तुम किन बच्चों को पढ़ाती हो, मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे आते हैं। फिर उन्होंने बोला 10 बच्चों के नाम बताओ। जब मैंने उनका नाम बताया तो मुझसे पूछे कि अच्छा मुसलमान नहीं आते हैं? अच्छा। मैंने बोला कि इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात है, जिस तरीके की जहाँ कंपोजिशन होता है आबादी के वो बच्चे आते हैं। फिर वो लगातार मुझे मेरी आइडेंटिटी के आधार पर, एक पुलिसकर्मी ने सीधा सीधा मुझसे बोला कि तुम्हें तो पता है ना कि यूपी में मुसलमानों का क्या होता है, तो तुम किसी पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है ना कि क्या होता है, तो तुम किसी का भी नाम ले लो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम जिन्हें नहीं भी जानते उनका भी नाम ले लो। मतलब वो इस तरीके से हमें 8 घंटे तक हैरेस किए। हमें लगातार कभी डफली वाले, कभी जेएनयू वाले, कभी कुछ बोल रहे थे। मतलब बांग्लादेशी बोला, मुझे मेरी आइडेंटिटी के आधार पे मतलब टारगेट कर रहे थे लगातार। मान लीजिए कि कोई जेएनयू से पढ़ा भी है, कोई जामिया से पढ़ा है, कोई मुसलमान है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है कुछ कि आप आतंकवादी या नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग तो खुद बोल रहे हैं कि उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। इस पूरे मामले में यूपी की पुलिस जिम्मेदार है, क्योंकि मालिकों को खुश करने के लिए, और यूपी सरकार जिसका अगले साल चुनाव होने वाला है, मालिकों से मोटा मोटा चंदा उनको मिल सके, इसलिए वो मजदूरों के आंदोलन को दबाकर ऐसे सारे लोग जो उनके समर्थन में खड़े हैं उनके दबाने का काम करिए। इन लोगों के चेहरे देखिए आप, ये हिमांशु, आकृति, सृष्टि, ये लोगों से आप खुद मिले भी होंगी। जनता माइंड बताया जा रहा है तमाम लोगों को बिना किसी सबूत के। आपको जान के हैरानी होगी कि मीडिया ये चीज़ नहीं दिखा रही है क्योंकि उसके मुंह में नोटों की गड्डी ठूस दी गई है। वो मास्टरमाइंड बता रही है इन लोगों को, आकृति और सृष्टि को। इनके ऊपर इन्होंने हमें बताया कि जब इन्हें यहाँ से बोटेनिकल गार्डन से, हाँ एक और बात, दंगे होते हैं 13 तारीख को, 4 लोगों को, रुपेश, मनीषा, आकृति, सृष्टि को बोटेनिकल गार्डन से विदाउट ड्रेस में हेलमेट लगाकर अपने आप को यूपी एसटीएफ कहने वाले 11 तारीख को डिटेन करती है। और ये वीडियो हमने हमारे चैनल पर चलाई भी थी, दिखाया भी था कि कैसे दंगे से पहले गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगा है पूरे। उनकी गिरफ्तारी 11 को आप करते हैं, उनका फ़ोन आपके पास है, बावजूद इसके आप उनको 13 तारीख के उसमें शामिल करते हैं। कैसे? फिर तो आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए कि आप जिसको मुजरिम कह रहे हैं उसको 2 दिन पहले अरेस्ट कर ले रहे हैं और उससे बात नहीं निकलवा पा रहे हैं कि कल को वो दंगे करने वाले हैं। आपको अपनी नौकरी छोड़ के चुल्लू भर पानी में डूब पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, नाकामी छिपाई जा रही है। वही फिर तो मैं ये कह रही हूँ ना कि अपने देश में जो हजारों करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय या इंटेलिजेंस पे खर्च होते हैं, उसका रिव्यू करना चाहिए। इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान इन सब चीज़ों में आ जा रहा है सामने। कैसे? आसान हो गया है बांग्लादेश पाकिस्तान की एंट्री करो, किसी को भी प्रताड़ित करो। मैं और भी आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ ताकि आप दिखाएं, हमें आप पे भरोसा है। 12 बजे के करीब रात में आकृति और सृष्टि को दिल्ली उनके घर पे ले जाया जाता है। सृष्टि को उसके घर का दरवाज़ा तोड़वाया जाता है, उसकी पेंटिंग जब्त की जाती है। सृष्टि जो कि एक आर्टिस्ट है, जनपक्षधर आर्टिस्ट है, उसकी, और फिर उसको किसी अनजान जगह पे ले जाया जाता है जहां उसने बताया कि कोई जंगल जैसी जगह थी। उसके हाथ में केरोसिन का डब्बा दिया जाता है, लकड़ी दी जाती है कि तुम ये करो, हम तुम्हारा फिल्म वो करेंगे। उनके साथ मारपीट की जाती है और उनको ज़बरदस्ती ये चीज़ कराया जाता है ताकि कल को ट्रांसप्लांट की जा सके कि ये दंगे कर रहे थे। उनके हाथ में कुछ किताबें, जिनको ये लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि इनका अर्बन नक्सल है ये लोग, उनके हाथ में लिटरली किताबें दे के फ़ोटो खिंचवाई जा रही हैं, ब्लैंक पेपर पे साइन कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों के नाम लिखवाए जा रहे हैं। लोग लिख नहीं रहे, लोग इनकी बिल्कुल प्रताड़ना सह रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन लोग जो सच है वो सच है।
पर वो लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस वर्दी में एक अच्छे खासे गुंडागर्दी पर उतर गई है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है यूपी पुलिस का लोहा माना जा रहा है, आईपीएस को बंगाल भेजा जा रहा है, वो वहाँ पर लगातार हड़का रहे हैं। यूपी पुलिस की तो स्थिति ये है कि यूपी पुलिस जब हाथरस जैसे कांड होते हैं तब तो यूपी पुलिस का कुछ पता नहीं चलता है। जब ऐसे यूपी में लगातार महिलाओं के साथ अपराध होते हैं या फिर कोर्ट परिसर में किसी को पेशी के लिए लाया गया उसको मार दिया जाता है, तब उनके पता नहीं लोहा कहाँ रहता है, लोहा पानी हो जाता है या क्या हो जाता है, तब उनके ऊपर कोई वो नहीं होता है। आज ये पुलिस और प्रशासन सीधे सीधे मालिकों के सामने झुक के उनकी सेवा कर रही है कि भाई आप लोग आराम से अपना मुनाफा कमाओ, आप लोग आराम से अपनी तिजोरियां भरो। जो लोग इन मजदूरों को, ये मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा ही तो समझते हैं कि आज 10 लोग मरेंगे कल 10 लोग आ जाएंगे। जो व्यक्ति शांति की अपील कर रहा है, हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत दे दिए कि आप इनकी जांच कराइए। जो नंबर दंगे भड़का रहे थे वो नंबर एसआई बीना के नंबर है, पुलिस कांस्टेबल के, वो नंबर डीसीपी के ड्राइवर का नंबर है। आप उन पे क्यों नहीं जांच कर रहे हो? सही तरीके से जांच नहीं हो रही है। आपने अभी तक कोर्ट में 6 से 7 हियरिंग हो चुकी है, एक भी सिंगल एविडेंस सरकार ने या प्रशासन ने नहीं पेश किए। वो हमेशा यही कह रही है कि हमें 10 दिन का समय चाहिए, हमें जरूरी सबूत हाथ लगे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं दिल्ली यूपी पुलिस का असली चेहरा नौरीन जैसे लोगों को, जो लोग मजदूरों की आवाज़ बन रहे हैं, उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको तो यहाँ तक कह दिया गया इनके नाम की पहचान पर, इनकी पहचान जान करके कि आप बांग्लादेशी हैं। जामिया से लगातार आप देखिए अलग अलग तरीके की तीसरी चीज़ें आ रही है, कैसे वहाँ पे आरएसएस को पूरी तरीके से घुसाने की कोशिश की जा रही है। पूरे तरीके से आप देख सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से शांत हो चुका है, मौन हो चुका है। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल हमें पहले भी भरोसा नहीं था। जिस तरीके से लगातार यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हम तो कह रहे हैं कि इसकी उच्च न्यायिक जाँच होनी चाहिए और यूपी पुलिस की जाँच होनी चाहिए कि वो इस पूरे दंगे के दौरान क्या कर रही थी। लेकिन योगी जी तो दावा करते हैं ना कि उनकी पुलिस जो है उग्रवादी के खिलाफ है, जो क्रिमिनल है, जो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ है। आम आदमी योगी जी तो ये भी दावा करते हैं कि यूपी सबसे सेफ है। आप आंकड़े निकाल के देख लो। योगी जी तो बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है यही है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस देश में जितने जस्टिस लविंग लोग हैं उनको जेल में डालो और जितने भी बलात्कारी, रेपिस्ट, गुनहगार, फ्रॉड ये सारे लोग हैं उनको जेल के बाहर निकालो, उनसे चंदे लो और चुनाव में मौज काटो। आप लोग डरेंगे या इसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाते? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं। एक बात मैं आपके ज़रिए यूपी पुलिस हो या प्रशासन हो, सरकारों में कह दे रही हूँ कि इस देश की सलाखें, इस राज्य की जो यूपी पुलिस ये कर रही है, डरा रही है जेलों में बंद के, इतनी मजबूत नहीं हुई है कि भगत सिंह के वारिसों को डरा सके। हमारे हौसले मजबूत हैं, जो साथी हमारे जेल में हैं उनके भी हौसले मजबूत हैं। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार जो ये बेगुनाहों को कैद करके रखी है उनको छुड़ा ना ले। मुसलमान तो खास तौर से डरे हुए हैं। नौरीन, मैं आपको ऐसे बात कर रही हूँ बिंगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वही आप एक मुस्लिम होकर के जिसपे आपको बांग्लादेश का ऑलमोस्ट स्टैंप आप पे लगा दिया गया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से लड़े। हाँ, मुझे कोई इसका डर नहीं है। मुझे पता है कि मेरा फ़ोन उनके पास है, कल को वो मुझे उठा के मेरा इनकाउंटर भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस। मुझे इसका कोई डर नहीं है। मैं भगत सिंह को मानी, मैंने बचपन से भगत सिंह को पढ़ा है। जो नौजवान 23 साल की उम्र में अपना जान दे सकता है, जो नौजवान IT सेक्टर में काम करने वाला अपने आराम की ज़िंदगी छोड़ के इस लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, उसके आगे तो मेरा ये बोलना बहुत कम है। और ये भारतीय नौरीन है। जो भी पुलिस वाले इस तरीके की देखिए सादी वर्दी में आकर के इस तरीके की तुच्छ हरकत करने की कोशिश की है, उनको जवाब यहाँ पर नौरीन ने दिया है कि वो डरने वाली नहीं है, भारतीय हैं और कानून का सम्मान करते हुए कानून लड़ाई लड़ेगी और अपनी आवाज़ों को लगातार बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रशासित है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।